बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये वीडियो मैं आधी रात के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जैसे एक वीडियो मैंने अप्रैल में आधी रात के बाद रिकॉर्ड की थी, क्योंकि उस दिन भी असम्बली के अंदर जो कार्रवाई है कौमी असम्बली में, वो बहुत लेट नाइट हुई थी। उस दिन इमरान खान साहब को निकाला गया था और उस दिन अदालतें आधी रात को खोली गई थी, कैदियों वाली वैन्स पहुँचाई गई थी, इस्लामाबाद को कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया था और बहुत सारी झूठी और गलत खबरें चलाई गई थी। 9 माह पुरानी बात है ये। और 9 माह के बाद दोबारा रात के इस पैर में दोबारा उसी तरह एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और अब उससे मिलती जुलती एक और चीज हुई है। सूबाई असम्बली है, जिस शख्स को हराने की कोशिश की गई उस शख्स ने जीत कर दिखाया है और इस बीच में बार बार जीत कर दिखाया है। पहले आप खबर देख लें। खबर यह है कि परवेज इलाही साहब को एतमाद का वोट लेना था। अदालत ने कल ये रिमार्क्स भी दिए थे कि 24 घंटे उनके पास 186 अरकान की हमायत मौजूद होनी चाहिए और उसके अलावा परवेज इलाही साहब को एतमाद का वोट तो लेना ही था, क्योंकि गवर्नर साहब ने कहा हुआ था। इस मामले को चैलेंज भी किया हुआ था परवेज इलाही साहब ने अदालत में। तो इसको एक पैंतरे के तौर पे इस्तेमाल किया इमरान खान साहब ने और परवेज इलाही साहब ने, और यही समझती रही पीडीएम की जमातें कि शायद ये एतमाद का वोट लेना ही नहीं चाहते। और उन्होंने जिन लोगों से राब्ता किया वो लोग एक खास वजह से उनके साथ राब्ते में थे। यानी पीडीएम को लग रहा था कि वो लोगों को तोड़ रहे हैं। दूसरी जानिब पीटीआई अपने बंदों को महफूज कर रही थी और वो ये देख रही थी कि 186 नंबर पूरे होने चाहिए। पीडीएम ने कुछ लोगों को तोड़ा है और सहूलतकारों ने मदद की है, लेकिन इसके बावजूद रात गए स्पीकर ने पहले एक इजलास खत्म किया और दूसरा इजलास 12:05 पर बुलवा लिया। वो जो एक आईनी और कानूनी मामला था वो भी हल हो गया और उसके एजेंडे के अंदर एतमाद का वोट रख दिया। तहरीक जो है उसको पढ़ के सुनाया मियां असलम इकबाल साहब ने, और उसके बाद स्पीकर पंजाब असेंबली को लेना था एतमाद का वोट। वहां पे अपोजिशन ने झगड़ा शुरू कर दिया जब उन्होंने देखा इनके बंदे पूरे हो गए हैं। आखिरी जो एक बंदा कम था, हाफिज अम्मार यासर चकवाल से एमपी हैं, जब वो पहुंचे तो उनको आइडिया हो गया कि इनके तो बंदे पूरे हो गए और बंदे पूरे होते ही रोला डाल दिया, शोर मचा दिया कि वोटिंग नहीं होने देंगे। कुर्सियां तक उठा उठा कर फेंकी। लेकिन जब उन्हें नजर आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, परवेज इलाही और स्पीकर इस बात पे तुल गए हैं कि अब वो एतमाद का वोट लेकर रहेंगे, क्योंकि एतमाद का वोट लेने के लिए स्पीकर को कहा है, गवर्नर पंजाब ने वजीर आला पंजाब को कहा है और स्पीकर ने इसको लेना है। अब मामला यह है कि चंद मिनटों पहले तक जो पूरी की पूरी अपोजिशन या पीडीएम की जमातें ये मुतालबा कर रही थी कि परवेज इलाही एतमाद का वोट लो, 186 बंदे पूरे करके दिखाओ। इनके ट्विटर के स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं, इनके एमपीएस के, खवातीन के, हजरात के, ये सारे बार बार मुतालबा करते रहे हैं कि जो भी हो जाए एतमाद का वोट लो और एतमाद का वोट लेकर दिखाओ। राणा सनाउल्लाह ने दावे किए थे 2, इसीलिए कहते हैं बड़े बोल ज्यादा नहीं बोलने चाहिए। राणा सनाउल्लाह ने 2 दावे किए थे। एक दावे में उन्होंने कहा था कि मैं हुकूमत पंजाब में वापस लिए बगैर इस्लामाबाद नहीं जाऊंगा। अब राणा साहब को कल इस्लामाबाद जाना पड़ेगा वापस, यही मुंह लेकर, क्योंकि हुकूमत तो वो नहीं ले सके पंजाब की, छीन नहीं सके। फिलहाल तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है इस वक्त जब मैं ये वीलॉग कर रहा हूं। दूसरा, राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि 175 बंदे भी परवेज इलाही के पूरे नहीं हो सकते और राणा सनाउल्लाह साहब को ये यकीन दिलाया गया था। बाकी आप लोग समझदार हैं कि कैसे राणा साहब को ये यकीन दिलाया गया था। तो 175 बंदे भी पूरे नहीं होने थे। उधर जब इन्होंने आंखों आंखों में गिन लिए कि ये तो 185 के करीब बंदे हैं और एक बंदा इनका रह गया और वो भी रास्ते में पहुंच जाएगा, तो ये तो अपने वोट पूरे कर लेंगे और एतमाद का वोट ले लेंगे। तो अताउल्लाह तारड़ साहब ने कहा था कि अगर चौधरी परवेज इलाही ने एतमाद का वोट ले लिया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। अब एक ने इस्लामाबाद नहीं जाना और दूसरे ने सियासत छोड़ देनी है। देखते हैं ये दोनों क्या करते हैं, ये कल पता चल जाएगा। बहरहाल जब अपोजिशन नहीं रोक पाई तो फिर अपोजिशन ने बाइकआउट किया और दरवाजे तोड़ के निकले हैं वहां से, पंजाब असेंबली से। और जब बाहर निकले तो बाहर आवाम खड़ी थी, उन्होंने नारे लगाए इनको देखकर और वहां से चुप करके ये निकल गए।
लेकिन एक बात है कि पीएमएलएन ने अपनी रवायत नहीं छोड़ी। नवाज शरीफ साहब की, उनके खानदान की एक पुरानी रवायत है जिसको वो हमेशा बरकरार रखते हैं कि वो मैदान छोड़कर भागने में उनका कोई सानी नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने हमेशा मैदान छोड़ने में पहली पोजीशन हासिल की है। मिसाल के तौर पे मियां नवाज शरीफ साहब जब परवेज मुशर्रफ साहब के साथ मुकाबला करने का वक्त था, सबसे पहले मैदान छोड़कर भागे और पाकिस्तान से बाहर पहुंच गए और कहा कि मैं तो यहां पे अल्लाह ताला के घर पहुंच गया हूं। और फिर कहा कि हमने कोई डील नहीं की। बाद में उनकी डील का कागज लेकर अरबी शहजादे ने खुद दिखा दिया कि जनाब ये डील की थी, हम इसके गारंटर हैं, ये 10 साल तक वापस नहीं आ सकते पाकिस्तान में। तो मैदान छोड़ने का मास्टर है ये पूरा खानदान। अभी जब जनरल बाजवा के साथ लड़ाई हुई नवाज शरीफ साहब की, तो मैदान में डटे रहने का जब वक्त था, बीमारी का बहाना बनाया, जेल से निकले और मैदान छोड़ के पूरी पार्टी को और अपनी बेटी को भी यहां पे छोड़ा और भाई को भी यहां छोड़ा और निकल के पाकिस्तान से बाहर चले गए। तो मैदान छोड़ने में मियां नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान में कोई दूसरा सियासतदान मुकाबला नहीं कर सकता। तो मियां नवाज शरीफ साहब की रवायत को जिंदा करते हुए पीएमएलएन ने मैदान छोड़ा और पंजाब असेंबली से बाहर निकल गए। उसके बाद वहां पे वोटिंग हुई, 186 मेंबर्स पूरे किए और परवेज इलाही साहब जो हैं वो वजीर आला पंजाब अब बरकरार रहेंगे आईनी और कानूनी तौर पे। लेकिन देखना यह है कि आज के दिन में अदालत इसके ऊपर क्या फैसला करती है, क्योंकि मामला तो अदालत के पास जाएगा, अदालत में है। सुबह 9 बजे इसकी पेशी है, पता चल जाएगा सुबह के वक्त केस में होता क्या है। इस इजलास में बाकायदा ऑफर किया गया स्पीकर की जानिब से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान और वुज़रा की जानिब से कि मलक अहमद खान और राना मशहूद, ये 2 बंदे आप अपॉइंट कर दें जो हमारे 186 अरकान को गिन लें, उनको पहचान लें और उनको गिन लें, ताकि उन्हें पता चल जाए कि हमारे बंदे पूरे हैं। लेकिन इससे भी वो फरार हो गए। मुझे अच्छी तरह वो तस्वीर याद आ रही थी, अली मोहम्मद खान अकेला बैठा था कौमी असेंबली में और बड़े हौसले के साथ उसने वो पूरी कार्रवाई देखी थी और बाद में अपनी बात की थी। पीडीएम की जमातों के पास एक भी ऐसा एमपीए नहीं निकला जो वहां पे बैठ के हौसले के साथ सारी कार्रवाई को सुनता और वहां पे अपना मौकिफ देता। कोई नहीं था, सारे वहां से निकलकर भाग गए, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब की जो रवायत है उसको जिंदा रखने के लिए भाग जाना बहुत जरूरी है। अब ये हुआ क्यों कि परवेज इलाही साहब एतमाद का वोट लेने पर भी राजी हो गए और हो सकता है आने वाले दिनों में वो जल्दी इलेक्शन की तरफ जाने पर भी राजी हो जाएं। इसके पीछे चंद वजूहात हैं। वजूहात ये हैं कि चौधरी खानदान के मसले तो हैं, अदालतों के अंदर भी हैं, करप्शन के मामला भी उनके ऊपर केसेस बने हुए हैं और वो चाहते हैं कि उनके केसेस ना चलें। वो ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ही इतनी ताकतवर है जो इन चीज़ों को कंट्रोल करती है। गुज़िश्ता चंद दिनों से चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही का बाजू मरोड़ा जा रहा है, इदारों के जरिए से, केसेस के जरिए से, और जिन ताकतवर हलकों से ये राब्ते करते हैं इन्होंने वहां पर राब्ते किए और उन्हें कहा जी आपके होते हुए हम आपकी बात मानते हैं। देखिए हमने पंजाब असेंबली भी अभी तक तहलील नहीं की, जब हम आपकी हर बात मानते हैं तो फिर हमारे साथ ये ज्यादती क्यों हो रही है, हमारे केसेस क्यों खोले जा रहे हैं, हमारा बाजू क्यों मरोड़ा जा रहा है। तो वहां से कोई मदद आई नहीं। मदद ना आने के बाद लगातार इनको नोटिस आ रहे थे, इनको बुलवाया जा रहा था। फिर जब मोनस इलाही के एक बहुत करीबी दोस्त को, कुछ लोग कहते हैं कि मुबैना तौर पे वो मोनस इलाही का फ्रंट मैन भी है, फरहान, जब उसको अगवा कर लिया गया और एफआईए में जब इन्होंने चेक करवाया तो पता चला कि एफआईए ने नहीं उठाया और किसी एजेंसी ने उठाया। तो जब इन्होंने ये सारा कुछ चेक किया तो इनको पता चला कि इनके साथ ज्यादती हो रही है और एक भरोसा जो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर था चौधरी फैमिली को, वो कमजोर हो गया। काफी मायूसी हुई उन्हें कि हमने एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर बहुत सारी चीजें की हैं और वो ये इसलिए करते थे कि इनको वोट चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और सपोर्ट चाहिए एस्टेब्लिशमेंट की। लेकिन जब एस्टेब्लिशमेंट ने मायूस किया तो परवेज इलाही साहब ने इमरान खान साहब वाली सोच को अपनाने का फैसला किया कुछ हद तक। फिर वो इमरान खान साहब के करीब आए तो इमरान खान साहब ने कहा, देखा मैं तो आपको कह रहा था कि ये इस्तेमाल करते हैं, मैं तो आपको कह रहा था कि ये धोखा देते हैं, मैं तो आपको कह रहा था कि ये आपको फंसाएंगे। जब आप इनकी बात मानेंगे तब ये आपके साथ ठीक चलेंगे, लेकिन जिस वक्त आप इनकी बात नहीं मानेंगे या अपना कोई और मुतालबा सामने रखेंगे, ये आपका बाजू पकड़ के मरोड़ देंगे। तो ये आपके साथ यही करेंगे हमेशा, तो आप डट जाएं।
तो फिर यह फैसला हुआ कि एतमाद का वोट लिया जाए। इमरान खान साहब ने कन्विंस किया और इस बीच में इमरान खान साहब लगातार अपने एमपीएस को मिलते रहे। अपने एमपीएस से मुलाकातें कर करके इमरान खान साहब ने उनके अंदर का डर भी दूर किया, उनको समझाया कि मुकाबला करना पड़ेगा, अगले इलेक्शन में फतह हमें होगी। और ये जो सियासतदान होते हैं ना, ये बड़े समझदार होते हैं, पब्लिक की नब्ज को ये समझते हैं। एस्टैब्लिशमेंट को नहीं समझ आती पब्लिक की पल्स की। एस्टैब्लिशमेंट हो, कोई इदारा हो, उनको समझ नहीं आती कि पब्लिक के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन सियासतदान को फौरन पता चल जाता है। पब्लिक की नब्ज को वो बड़ी अच्छी तरह समझता है। तो उन्हें आइडिया था कि इमरान खान साहब के रहने में फतह मिलेगी, तो उनको उस तरह छोड़ने में तो कोई तैयार हो नहीं रहा था। अब मोमिना वहीद ने अपना पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर दिया। अगर कोई 4 पैसे मिले भी हैं तो कोई फायदा नहीं, या अगर किसी सिफारिश के ऊपर उन्होंने वोट नहीं डाला परवेज इलाही को तो कोई फायदा नहीं। खुरम लगारी, उसने अपने साथ बड़ा गलत कर लिया है। जो दोस्त मजारी है, रुझान से गालिबन उनको इलेक्शन लड़ना है, लेकिन उनके भी हालात अब कोई अच्छे नहीं होंगे रुझान मजारी से। तो इस तरह जिन लोगों ने धोखा दिया है, रहीमियर खान से एक एमपी है, उन लोगों का अपना अब इतना अच्छा मुस्तकबिल सियासत में नजर नहीं आ रहा। लेकिन इन लोगों ने गलती की है, लेकिन उन सबको आइडिया था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपने 186 बंदे पूरे नहीं करवा सकेगी। अब पूरे होने की सूरत में अब पछताया क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत। लेकिन एक चीज साबित हो गई है इस सारे एपिसोड के बीच में कि इमरान खान ने टक्कर बड़ी खूब दी है। यानी वो अकेला निजाम से लड़ा है, माफिया से लड़ा है, मीडिया से लड़ा है, बदतरीन प्रोपेगेंडा का उसने मुकाबला किया है। 70 साल से मुल्क पर काबिज एस्टेब्लिशमेंट से वो भिड़ गया है। उस पर बदतरीन हमले हुए, किरदार पर, खानदान पर, उसकी निजी जिंदगी पर हमले किए गए, हत्ता कि उसके ऊपर जानलेवा हमला तक किया गया। किसी भी वजीर आजम पर इतने मुकदमे दर्ज नहीं हुए जितने मुकदमे इमरान खान पर चंद महीनों के अंदर दर्ज हो गए हैं, तन्हा आदमी के ऊपर। मगर इन सारी चीजों ने उसे कमजोर करने और उसके अज़म को तोड़ने की बजाय हैरत अंगेज तौर पर उसमें नई तवानाई भर दी। हर एक हमले के बाद वो ज्यादा शिद्दत के साथ उठा और मुसीबतों के सामने डट गया। उसने पहली बार अपने मुल्क में लोगों को एक ऐसे लश्कर में बदल दिया जो ताकतवर हलकों से टक्कर देता है। पाकिस्तान की मिडिल क्लास, पाकिस्तान के पिसे हुए लोग, पिसे हुए तबकात, उनको शऊर दिया और उनको पाकिस्तान के मसाइल की जो असल जड़ है ना फसाद की, उससे उनका तारुफ करवाया। उसने अकेले बार बार 1 दर्जन से ज्यादा जमातों को उनके ताकतवर सहूलतकारों के समेत शिकस्त दी है। हर जिमनी इलेक्शन में 70 से 80% की कामयाबी उस तन्हा शख्स ने हासिल की है। उसने हर जगह कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। तमाम सर्वेज, यानी जितने भी सर्वेज आ रहे हैं, वो तमाम उसकी मकबूलियत की गवाही दे रहे हैं। उसके लोगों से बार बार कहा गया कि वो अकेला ही तो है और उस पर रेड लाइन लग चुकी है, मगर जवाब में उसके लोगों ने कहा कि वो अब खुद हमारी रेड लाइन है। गुज़िश्ता रात वो फिर जीता है, बिल्कुल वैसे ही जीता है जैसे उसके मुखालिफों ने उसे मिलकर 9 माह पहले गिराया था। अब उसने इसका एक छोटा सा बदला लिया है, लेकिन यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। ये जो ताकतवर हलके हैं, इनके बहुत बड़े बड़े मफादात हैं, इनके बहुत बड़े बड़े इंटरेस्ट हैं, जिनको आप कॉरपोरेट इंटरेस्ट कहते हैं। बहुत बड़े बड़े कारोबार हैं। ये कभी नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसा शख्स इस मुल्क में इक्तदार में आए जो इनकी मर्जी के खिलाफ इस मुल्क के इक्तदार का मालिक बने और वो सवाल पूछे और जवाब मांगे। ये हमेशा ऐसी कठपुतली को लाना चाहेंगे जैसी कठपुतलियां पाकिस्तान में गुज़िश्ता 70 सालों से हम आती और जाती हुई देख रहे हैं। यानी पाकिस्तान में, मैंने इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान का एक डाटा आपके साथ शेयर किया था पिछले वीलॉग में कि इंडिया में आए 14 वजीर आजम और पाकिस्तान में आए लगभग 31 वजीर आजम। इन 1947 से लेकर अब तक की यह कहानी है। यानी इतना बड़ा फर्क है, आप अंदाजा कीजिए 75 सालों में। उनके पास आए 14 वजीर आजम और हमारे पास आए 31 वजीर आजम। इंडिया के पास आए 30 आर्मी चीफ और हमारे पास आए 17 आर्मी चीफ।
हमारे यहां पे आर्मी चीफ ये फैसले करते रहे कि किसको वजीर आजम होना है और किसको नहीं होना है। अभी थोड़े दिन पहले हामिद मीर ने कहा कि शहबाज शरीफ का इंटरव्यू चंद जर्नैलों ने लिया था जिसमें जनरल कमर जावेद बाजवा शामिल थे, यानी वो फैसला कर रहे थे। थोड़ा अर्सा पहले जावेद चौधरी ने लिखा कि इमरान खान को मिलने गए थे और उस वक्त जर्नैलों ने वापसी पे ये कहा एक दूसरे को कि इस शख्स को हम वजीर आजम बनाने जा रहे हैं। यानी यहां जर्नैल फैसला करते हैं कि मुल्क का वजीर आजम कौन होगा, और इंडिया में वजीर आजम फैसला करता है कि जर्नैल कौन होगा और वो कब तक रहेगा। ये एक बुनियादी फर्क है। इस फर्क को अगर आप समझें तो आपको यह भी समझ आ जाएगी कि कोई मुल्क तरक्की करके आगे कैसे बढ़ सकता है और कोई मुल्क पीछे कैसे रह सकता है। इमरान खान में और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर एक फर्क मैं आपको बता दूं और इसे याद रखिएगा। इमरान खान जब भी बाहर से कभी पैसा मांग कर लाए तो उसके बाद वो हर इंटरव्यू में और हर तकरीर में ये कहते रहे कि मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है पैसे मांगते हुए। लेकिन ये पीडीएम की जमातें जब बाहर गई पैसा मांगने के लिए तो इन्होंने एक दूसरे को मुबारकबादें दी और एक दूसरे को कहा कि बहुत बड़ी कामयाबी है कि हमने दुनिया से भीख इकट्ठी कर ली। ये फर्क है लीडर के विजन में, और ऐसे विजन से एक हुजूम जो है वो कौम में तब्दील हो सकता है। अगर इस बात की आज भी हमें समझ नहीं आ रही तो हम मुस्तहिक हैं उसी एस्टेब्लिशमेंट के, उसी स्टेटस को के और उसी गुलामाना सोच के जिसके साथ हमने इतनी सारी दहाइयां गुजार दी हैं। अब देखते हैं कि अदलिया आज क्या फैसला करती है और असेंबलियां तोड़ने की तरफ किस तरह आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब की बड़ी ख्वाहिश ये है कि जल्दी इंतखाबात हों। अब गेम तो इमरान खान के हाथ में है, लेकिन अदालती हुक्म के बाद। अब तक इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।